नमस्कार, जोहार। एक किसान का बेटा काफ़ी संघर्ष करने के बाद, लाखों संघर्ष करने के बाद अपने ऊँचाई, अपने मंजिल तक पहुँचे हैं। हम बात करना चाहते हैं प्रवीण कुमार सिंह जी का और वो अभी वर्तमान में जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, वो तस्वीर प्रवीण कुमार सिंह जी है और वो बलियापुर के सीईओ हैं। प्रवीण कुमार सर का हम इतिहास अगर बताएँगे तो ज़्यादा नहीं, लातेहार जिला से आते हैं। हमको जितना मालूम है लातेहार जिला से आते हैं। उनकी शिक्षा-दीक्षा वहीं पर हुई थी और उनके पत्नी जिला परिषद उपाध्यक्ष है और अभी वर्तमान में सीईओ हैं। पहले ये प्रशासनिक पुलिस में थे, प्रभारी थे। बातचीत करेंगे क्या कुछ इनका पारिवारिक जीवन है, अभी कार्य क्षेत्र में क्या कुछ कर रहे हैं। हालाँकि अगर बात करें कुर्सी में, अधिकारी में, तो कई लोग उस कुर्सी में थे, अभी वर्तमान में ये हैं, कोई और आ जाएँगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर बोलें तो प्रवीण सर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हर कार्य क्षेत्र में इनको देखा जाता है, बच्चे से मिल लेते हैं, कभी स्कूल चले जाते हैं, धार्मिक में भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आने के लिए, आपको कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद। आप एसडीएम भी बन चुके हैं, इसके लिए भी बहुत-बहुत बधाई आपकी। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, बात करना चाहेंगे कि आपका लाइफ़स्टाइल पहले क्या था? कैसे पढ़ाई किए? कैसे इतने ऊँचाई तक, मुकाम तक पहुँचे हैं? पहले क्या कुछ कहानी है, ये बताइएगा सर। बचपन मेरा काफ़ी संघर्ष में रहा। एक्चुअली मेरे दादाजी मेरे जन्म के पहले डेथ कर गए थे, तो दादी अकेले थी और सारा चीज़ दादी को ही देखना पड़ता था। पापा मेरे फुटबॉलर थे, तो फुटबॉल खेलने के कारण सारा समय फुटबॉल में देते थे और घर पे उनका ध्यान नहीं था, तो घर इकोनॉमिकली कमज़ोर हो गया था। तो दादी जो है वही घर को संभालती थी, खेती-बाड़ी जो होता था, कुछ गाय थी, कुछ बकरियाँ थी और महुआ का पेड़, यही सबसे अपना आर्थिक जीवनचर्या चलता था। उसी बीच में मेरी पढ़ाई-लिखाई हुई, घर के सभी काम को करते हुए। घर में हर तरह का मैंने काम किया है, रोपा रोपना से लेकर के उसको बीड़ा छींटना बोलते हैं। बीड़ा छींटना ज़्यादा काम था, रोपा तो नहीं आता था, बच्चा थे तो। बीड़ा छींटना हो गया, बकरी चराना, गाय चराना, मेलानी चराना, महुआ चुनना। महुआ घंटों, जैसे कभी चुन रहे हैं तो 4 घंटा पूरा कमर पकड़ लिया। मकई कोड़ा जाता था पहले, अब तो दवा लोग छिड़क देते हैं, तो मकई कोड़ना वगैरह सारा काम मैंने किया है बचपन में। और उसी काम के बीच में अपनी पढ़ाई जो भी हो सकता था, पढ़ाई जारी रखी और अपने गांव से प्राइमरी स्कूल करने के बाद फिर हाई स्कूल बालूमाथ से मैंने मैट्रिक कर लिया। मतलब बचपन से सोच थी कि हम ये उच्च अधिकारी बनेंगे, बड़े-बड़े मतलब विभाग में जाकर इतने बड़े-बड़े समस्याओं का हल करेंगे। कभी सोचे थे बचपन में सर? नहीं, बचपन में तो वो जानते ही नहीं थे कुछ कि क्या है। माइनिंग सरदार एक मम्मी बताती थी, मम्मी का कोई भाई थे मामा, तो बताते थे कि माइनिंग सरदार हैं, तो हमको लगता था माइनिंग सरदार बहुत बड़ा चीज़ होता है, लेकिन वो सब नहीं सोच पाते थे। बचपन में जब बकरी चराते थे तो जंगल में जाते थे, तो समय मिलता था सोचने के लिए, तो अकेले में सोचते रहते थे। तो लगता था कि अभी 10 बकरी है तो इसको बेचने से कितना कमाई होगा, तो मेरे पास 50 बकरी होगा, क्यों ना हम 50 बकरी इसको व्यवस्था कर लें किसी तरह से, 100 बकरी कर लें। तो यही सोचते रहते थे, 100 बकरी, 500 बकरी तक सोचते सोचते कि अगर मेरे पास 500 बकरी होगा तो इससे महीना इतना कमाएंगे। तो वहीं तक था, आगे नहीं सोच पाते थे कि आगे क्या करना नहीं करना, बस बकरी चराना है और बकरी का व्यवसाय करना, ऐसा था। वो छोटे बच्चे कितना सोच पाएगा, गांव का बच्चा है, तो कभी नौकरी और सब नहीं सोच कैसे पाता। उठे सर ऊपर तक? मतलब एक सरकारी स्कूल हाथ में बस्ता रहता था, उस समय की पढ़ाई लिखाई से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कैसे, क्या संघर्ष रहा है? और भी कुछ हम लोग जानना चाहेंगे। मतलब इन बीचों में पहले हम लोग सुने थे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, अब की तुलना में पहले बहुत अच्छी होती थी। क्या और भी कुछ अनदेखी है जो आपके जीवन में घटी है, वो कुछ बात बताइएगा। पढ़ाई तो बहुत मजबूत नहीं था पढ़ाई में मैं, क्योंकि समय भी नहीं मिल पाता था। आप सोचिए कि मेलानी भी चराना है, कभी कभी जैसे गाय चराना है अगर, तो कभी कभी जो गाय चराता है, जो जंगल ले जाता है, वो बीमार पड़ गया या किसी कारणवश मजदूरी वगैरह का कुछ हो गया, तो उस गाय चराने भी दिन भर चले जाइए। और पहले स्कूलों में ये बाध्यता नहीं थी कि डेली आपको अटेंडेंस बनेगा, तो कभी कभी 10 दिन भी गायब हो गए। तो पढ़ने में मैं मैट्रिक तक काफी कमजोर था। मैं ईमानदारी पूर्वक बताऊं तो मैथ का जो पेपर था ना, तो मेरे आगे एक प्रेम नाम का लड़का बैठा था, मेरे ही बैच का था, मैंने उसी से कॉपी किया था।
और नहीं तो मैं शायद पास नहीं कर पाता, मैथ मेरा काफी कमजोर था। और उससे मैं थोड़ा चलता था, उसका कॉपी को मैं ले लिया, उस देख करके उतार दिया। कुछ सवाल अपने से भी, जैसे परसेंटेज वगैरह का चैप्टर जानते थे, तो पढ़ने की तो बात मैट्रिक तक मतलब उतना अच्छा नहीं था, जो भी था, लेकिन घर वगैरह के काम में काफी अच्छे थे। घर में लोग भी, जो भी फुआ लोग थी वगैरह थी, जो भी काम दिया जाता दुलार पुचकार करके, चलो बाबू महुआ चुनने चलना है, तो महुआ चुनने चल जाते। और बकरी तो रेगुलर चराना मेरा काम ही था, वो सुबह और शाम, तो निश्चित रूप से समय नहीं मिल पाता था। और फसल भी होता था तो मेरा जिम्मा अलग तरह का था कि जाओ अगर पढ़ना है तो वहां चटाई बिछा के बैठो। हमको याद है कि तीसी का खेती होता था मेरे घर में, तो तीसी जो सुरगुजा होता है, तो वहां जाकर के हम चटाई बिछा के पढ़ते रहते थे। तो जानवर लोग क्या पढ़ने देगा, पढ़ने बैठे तब तो आ गया चार हुआ, उसको दौड़ाने लगे। लेकिन जिद्दी थे बचपन में। मुझे याद है कि एक बार एक जानवर को हमको लगता है 10-15 किलोमीटर दौड़ाए थे उसको, और लास्ट में उसको पकड़ ही लिए थे। तो ये जिद था, पढ़ाई का जिद उसमें नहीं था, लेकिन कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, घर के लिए करना है, घर की स्थिति को सुधारने के लिए करना है, ये जिद था। तो सर हम लोग, वो तो आपका एक पुराना कहानी था, उसको सुने हम लोग। अब आते हैं हम लोग कार्य क्षेत्र में। सर आज भी ब्लॉक में या थानों में जो हवाई चप्पल पहनने वाले जो लोग हैं, वो लोग थाने अंचल में जाने में डरते हैं, और कुछ कमरे में भी घुसना डरते हैं, बड़े अधिकारी से मिलना डरते हैं। ऐसे चीजों को समाधान कैसे कीजिएगा सर, क्योंकि उस कुर्सी पर आप हैं अभी बैठे हुए। अगर हम बात करें बलियापुर की, ऐसे कई सारे अभी भी गांव हैं जहाँ के लोग अंचल अभी भी नहीं देखे हैं, मिलना अधिकारी से बहुत डरते हैं। कैसे सॉर्ट आउट होगा सर इन सब चीजों का? ऑफिसर की तो बात छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि गांव के जो सामान्य लोग जो आते हैं, तो एक बड़ा मॉल में घुसने के पहले ही चकते हैं जी। आपके यहाँ एक बड़ा मॉल है जी। मैंने कहा कि कॉमन लोग इसमें नहीं जा पाते होंगे। आज भी वो बाजार में कहीं, जिसको फेरवकी बोलते, फेरी वाला से सामान खरीदते हैं। बाजार में जाएंगे तो जो चटाई बिछा के लगाए रहता है, शर्ट पैंट जो भी है, वहां खरीदारी करते हैं, मॉल में नहीं घुस पाते हैं। तो ऑफिस में तो घुसना और टफ है। इसीलिए मेरा ये रहता है कि ऑफिस को ना, चैम्बर को एकदम साधारण रखा जाए, अधिक से अधिक जितना हो सकता है। ड्रेसिंग सेंस, जैसे कोट नहीं पहनना है, तो मेरा उस तरह का रहता है कि एकदम सिंपल ड्रेस में रहो, शर्ट पैंट में रहो। और चढ़ते उतरते सीढ़ियों में भी लोगों से मैं देखता हूँ कि जो साधारण लोग हैं उनसे बातें करता हूँ, उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लोग सामने नहीं आ पाते हैं। कई बार हमको लोग, जैसे कि सुबह सुबह टहलने चल गए, मैदान में मिल गए, या किसी गांव में गए, सर देखिए ना बहुत जरूरी आपसे मिलने गए तो गार्ड लोग नहीं मिलने दिया। तो मेरा इंस्ट्रक्शन रहता है कि गांव से जो लोग आते हैं उनके लिए एकदम एंट्री फ्री है। जो डेली व्यक्ति आता है, जैसे कि कुछ बिचौलिया टाइप के लोग हैं, तो उनको आप रोकिए, उनसे पूछिए कि क्या काम है, उनसे आवेदन लीजिए। लेकिन गांव का एकदम जो कॉमन व्यक्ति है, उसको डायरेक्ट एंट्री मेरे चैम्बर में दीजिए, हम उससे बात करें। दिमाग में एक डर बना हुआ रहता है सर, हो सकता है हमको वो अधिकारी हमको डांट फटकार दे, मन में उन लोग एक बन जाता है कि हमको मारेंगे पीटेंगे, हाथ में डंडा है, बंदूक है, तो डर बना रहता है। आज भी बहुत सारे हिचकिचाते हैं लोग, जो किसान वर्ग है, जो सामान्य वर्ग फैमिली से आते हैं, बहुत डर बना हुआ रहता है सर चैम्बर में घुसने के लिए, थानों में जाने के लिए। आखिर क्या मतलब क्या करना चाहिए सर? पढ़ाई भी मान के चलिए, उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डरते हैं उनके गार्जियन आने के लिए। हाँ, हिचक तो है। इसीलिए जब भी कोई चैम्बर में आता है उस तरह का लोग, या जहां भी मिलते हैं, तो मेरा एकदम सोवर एटीट्यूड है। वो हाथ जोड़ते हैं, मैं भी हाथ जोड़ता हूँ, एकदम बढ़िया से बातचीत होती है। मैं चाहता हूँ कि वो समझे कि ये सीओ जो है कहीं बाहर से नहीं आया है, हम ही लोग के बीच में से है, मेरा ही वर्ग का है। हाँ, और निश्चित रूप से आपको जो मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं कि एक बकरी चलाने वाला भी है, तो उसके प्रति मेरी सहानुभूति है। और बचपन में मैंने भी बहुत झेला है, बहुत लोग चिढ़ाते भी थे, अरे बकर चरवा, इसलिए बोलता था, दुख लगता था, खराब अच्छा नहीं लगता, खराब ही लगता था। लेकिन वो जो पीड़ा थी ना, उसको दबा करके और उसके दूसरे रूप में कि इन लोगों को दिखाना है कुछ करके। मैं जब तैयारी करता था तो गांव में ये चर्चा होती थी कि पता नहीं वो तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी इतना आसान चीज है, ले लेगा। तो मेरी माँ कभी पढ़ने के लिए नहीं बोलती थी। जब घर जाते तो यही बोलती कि वो बोले था तू ऐसा कि बड़का ले लेते, नौकरी देखे नहीं है, इतने बोलती थी। शायद मम्मी का ये अंदाज रहा होगा मेरे अंदर एनर्जी भरने का। लेकिन मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, 7वां पास, लेकिन उसका ये अंदाज जो है ना, आज भी मतलब काबिले तारीफ है, जो डायरेक्ट न बोल करके अंदर से एनर्जी भर देती थी।
और मैं वहां से घर जब भी जाता था एक एनर्जी लेके जाता था। मम्मी कुछ न कुछ कहानी सुनाती, गांव घर में जो झगड़ा हुआ उसको नहीं बताती थी, घर में आपस में झगड़ा हुआ वो कुछ नहीं बताती थी। वो ऐसे बोले थे तो इतना आसान है नौकरी ले लेते, तो वो हम फिर जज्बा लेके भर के जाते। मैंने 1 महीना में लगभग बाहर रहते हजारीबाग में, तो घर जाते थे, तो वो एनर्जी भर करके फिर जाते, फिर जब देखते एनर्जी सामान्य हो गया तो फिर जाते मम्मी पास बैठते और फिर वही एनर्जी लेके चल जाते। आपको एक घटना हमको याद है सर, एक घटना घटी थी, बलियापुर में एक्सीडेंट हुआ था और वो सर मौत हो गई थी। तो हम देखे थे जितने राजनीतिक सामाजिक दल के जमीन में बैठे हुए थे, आप भी सर एकदम सेम वही शर्ट पैंट पहनकर उनके जमीन में कादो कीचड़ में जाकर एकदम अंचल के बाहर में सर बैठ गए थे आप भी। मतलब हम ऐसा सीओ हो सकते हैं कोई होंगे, लेकिन हम ऐसा सीओ अब तक नहीं देखे, हमारे जीवन में नहीं देखे थे कि समाज में बैठकर जैसे समाज में गोल एकदम घेरा बनाकर बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं। तो सीओ एक अधिकारी है समाज के साथ, वैसे ही आप तुरंत बैठ गए, पैंट मोड़ लिए, हाथ फेर लिए और तो उसके साथ बातचीत करने लगे। मतलब ये क्या विभाग का ट्रेनिंग है कि मतलब आपके अंदर में ही है कि हमको समाज में रहना, यही समाज से बातचीत करना है? देखिए, पद एक अलग जगह पर है और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि पद की मर्यादा, उसके लिए मैं संघर्ष करता हूं, पद की मर्यादा ना गिरे, उसके लिए पूरा काम करता हूं। और जो नीचे बैठने की बात है, तो आपको बता दें कि मैंने पुलिस का भी ट्रेनिंग लिया है और डिप्टी कलेक्टर्स में भी ट्रेनिंग लिया है। तो ट्रेनिंग में एक हमारे थे चीफ सेक्रेटरी से रिटायर किए थे, उन्होंने एक बड़ी सी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि बेटा देखो, जीवन में अगर सक्सेस करना है, बढ़िया से जिंदगी जीना है, तो 1-2 चीज ध्यान में रखना। उन्होंने एक बड़ा मार्केबल बात बोला था कि पद को कभी माथे पे ढोके मत चलना कि हम ये पद के हैं। तो मैं हमेशा पद को अपने माथे में से उतार के चलता हूँ। प्राइवेट गाड़ी से भी जाता हूँ, कहीं नए जगह पे जाता हूँ, तो बहुत जगह मैंने लाइन लग करके काम किया है और घंटों तक लाइन लगा है। मुझे याद है कि मैं एक बार रिम्स में अपने पापा को दिखाने ले गया था, तो लंबी लाइन थी, मैंने टोकन 5 रुपए का कटाया और वहां से लाइन में मैं आ रहा था। और जब डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने देखा था कि लंबा लाइन है, तो बातचीत होने लगा। तो बातचीत से शायद उनको लगा होगा कि कोई लगता है कि ऑफिसर है, तो पूछा, तो मैं बोला डिप्टी कलेक्टर। तो बोले कि आप डिप्टी कलेक्टर हैं? तो मैंने बोला हाँ। तो आपको मैं देख रहा हूँ 1 घंटे से आप लाइन में लगे, आप बताते? तो नहीं सर, हम सोचे कि एज ए पब्लिक जैसे लोग जा रहे हैं, जरा समझने का भी अवसर मिलता है कि पब्लिक को क्या कठिनाई होती है। तो बड़ा वो सरप्राइज थे, अपना नंबर दिया। उन्होंने यूपी के रहने वाले थे और मेरा भी नंबर लिया, बहुत दिनों तक बात भी होती थी। तो इस तरह से भी हम करते हैं कि एज ए पब्लिक बन करके कहीं भी लाइन में लग गए, किसी को बताए नहीं। तो उससे क्या होता है, जैसे आपने बताया कि भीड़ का हिस्सा जा करके बैठ गए, उससे क्या होता है कि भीड़ का जो मोटिव होता है या उनका जो भाव होता है, तो उस भाव के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। कई जगह हम लोग रोड जाम में जाते हैं, तो पहला तो यही है कि जो रोड में जाम करता है उन्हीं की भाषा में बात करते हैं जी। जाते के साथ काफी आक्रोश होता है कि नहीं आप लोग कुछ नहीं करते, देखिए ये हम लोग क्या हुआ क्या हुआ। तो हम लोग फिर बात करते हैं कि नहीं एक्सीडेंट हो गया, देखिए गलत बात, हम गलत बात है, नहीं तो उसको कुछ देना चाहिए, गरीब परिवार हम लोग एकदम देना चाहिए। तो 5-7 मिनट जो है उनकी भाषा में बात करते करते उनसे फिर अटैचमेंट बनाते हैं। ये ट्रेनिंग पुलिस की है। ट्रेनिंग तो सभी को मिलती है, लेकिन मेरा जो ट्रेनिंग है तो उससे मैंने यही सीखा। और 5-7 मिनट में भीड़ को अपने साथ जब तालमेल बना लेते हैं, तब फिर धीरे धीरे बातचीत करना शुरू करते हैं कि देखिए ये सही बात है कि ये दुर्घटना हुई है, गलत है, ट्रक वाले की गलती है, इनका हेलमेट नहीं था, इनको भी हेलमेट पहनना चाहिए था। लेकिन जो लोग रुके हैं उनका क्या गलती है, जो एम्बुलेंस फंस रहा है या जो स्कूल बसें फंसी हुई है उनका क्या दोष है। तो धीरे धीरे समझाते समझाते तो बहुत आसानी से भीड़ छट जाता है। अगर डायरेक्ट जाकर के आप अपना रोब दिखाएंगे, पावर दिखाएंगे, तो हो सकता है आपके ऊपर हमला भी कर दे भीड़। जी बिल्कुल। तो ये हम लोग, मेरा टैक्ट इस तरह का रहता है। सर इस सवालों से इतर एक सवाल है वो करना चाहते हैं हम लोग कि विभाग का प्रेशर ज्यादा प्रेशर डालता है, उसमें परेशानी ज्यादा होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा? हम लोग इस सवाल से इतर है, मतलब आपके हम लोग व्यक्तिगत सवाल कर रहे हैं कि विभाग का प्रेशर ज्यादा परेशानी करता है कि पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा परेशानी करता है? देखिए राहुल जी, 12 साल मेरे हो गए डिप्टी कलेक्टर में। जी। उसके पहले मैं सब इंस्पेक्टर भी था झारखंड पुलिस में, उसके पहले क्लर्क भी रहा हूँ। तो लंबी सेवा अवधि है और एक तरीके से जो काम करने का पैटर्न है, तो आज तक कहीं से भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर विशेष रूप से नहीं पड़ा। और भी कुछ लोग डिपार्टमेंटल भी बहुत, ऐसा नहीं कि हम उसको झेल न सके,
मैंने जो भी है तो सीनियर का भी अगर प्रेशर है तो मैंने बात किया कि सर इसमें ऐसा स्थिति है, या पॉलिटिकल है तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात करूँ। जैसे मैसेज आ जाता है कि विधायक जी आपसे बात करना चाहते हैं, मैंने उनसे बात कर लेता हूँ, उनको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे मैसेज आ जाता है कि डीसी सर आपसे बात करना चाहिए इस मैटर पर, मैं उनको ब्रीफ कर देता हूँ। तो अगर आप ओपन है, ट्रांसपेरेंट है और काम करने का अपना पैटर्न है और कानूनी दृष्टिकोण से कर रहे हैं, तो मेरा आदेश जो है, हाईकोर्ट में मेरा अपीयरेंस हुआ है 3-4 बार यही अतिक्रमण वगैरह के मामले में, हर बार मुझे एकदम क्लीन चिट दिया गया। जज साहब सुने थे हम बड़ा कंपनी से भी आप टकराए थे, उसका भी आप जमीन अतिक्रमण करने के लिए आप लड़ गए थे, कोई कंपनी टाटा कुछ था? हाँ, बड़े रसूख वाले का था, या कहाँ पोस्टिंग में थे? हाँ, चानों में था और बहुत ऊपर से पैर भी आता था। मैंने उनके पूरे दीवार को गिरा दिया था। आज भी वो जमीन, आज भी वहाँ सरकारी जमीन बना, कब्जे में बना हुआ। मैंने ऐसा एक नहीं, सैकड़ों है। कुड़ू में हमको लगता है कि 250 एकड़ पे मेरा अतिक्रमण वाद चला था। एक 8 एकड़ का बगीचा आज भी वो अंचल इसी बार टेंडर किया है, आम का बगीचा को मैंने 5.5 लाख में टेंडर किया था। 8 एकड़ में सिर्फ बगीचा, बाउंड्री सहित, वो सरकारी था लेकिन गलत पेपर बना करके लोग उसको कब्जा में किए थे। मैंने एनक्रोचमेंट का वाद चलाया, उस पर ऑर्डर पारित किया और उसका फिर अपने कब्जे में ले लिया। हाई कोर्ट गए, वहां से भी राहत नहीं मिला। डीसी कोर्ट में मामला भी चल ही रहा है उसका। उसी के बगल में एक हॉस्पिटल था जो सरकारी जमीन पे 3 तल्ला था, उस समय का लगता है 1.5 करोड़ के आसपास का होगा वो। उस पर भी मैंने उसको सरकारी संपत्ति घोषित किया है। कल ही वहां के सीओ मैडम से बात हो रही थी। तो काम करने में नहीं डरता हूं। और क्या होगा, जो कानून सम्मत काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को डरने की जरूरत है। कैसे परिवार, मतलब आप तो मान के चलिए 7 दिन यहाँ काम कर रहे हैं, रात में भी देखते हैं आप सड़क पर निकल जाते हैं, पत्थर गाड़ियों को पकड़ लेते हैं, अवैध पत्थर गाड़ी को पकड़ लेते हैं। आपके परिवार, जो वाइफ है वो भी जिला परिषद है, बाल बच्चे को पढ़ाना है, तो फिर 4 परिवार आपस में मिलते कैसे हैं? उनको भी पढ़ाई लिखाई में देख रेख करना है, रात दिन तो आप यहाँ विभाग में काम कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, तो कैसे परिवार को भी चलाना है, कैसे मैनेज होता है सर? इसी में पिछड़ जा रहे हैं। मतलब ये अफसोस हमेशा दिल में बना रहता है कि पत्नी से नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं। वो आनंद अलग है। कभी कभी हाँ, महीना हो जाता है, लेकिन जब इसीलिए कहीं भी कोई पूजा पाठ हुआ, मंदिर हुआ, तो हम चले जाते हैं कि यही अपने परिवार है। लोगों से मिलते हैं, सुबह मैदान में चले जाते हैं तो 10-20 लड़के मिलते हैं तो लगता है कि यही अपने बच्चे हैं या भाई हैं, जो भी है, तो इसी को परिवार समझ लेते हैं। और वो तो कमी खलते रहता है। बच्चे को गाइड क्या फोन से ही हो पाता है? बच्चे को आप गाइड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कि अब उनका पढ़ाई का लेवल थोड़ा अच्छा उच्च स्तर का हो गया है। बच्चे 9-10 में आ गए हैं, तो अब IIT वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चे को सिर्फ बातचीत करते हैं, कभी दिशा देना होगा, गाइड करना ही होगा बच्चे। हाँ, हमको लगता है कि गार्जियन से बचपन से हम लोगों ने कोशिश यही की है कि उनको थोड़ा खेल से जोड़ें और धार्मिक संस्कार से जोड़ें। और बस मैं बच्चे से यही पूछता हूँ कि 3 फोटो रख देता हूँ कि एक मैं हूँ, एक स्वामी विवेकानंद है और एक महात्मा गांधी है, तो तुम में तीनों में से किसको चुनोगे? तो उन लोग, कोई स्वामी विवेकानंद बोला, कोई नहीं और बोला। तो मैं जानता हूं कि वो मुझे नहीं चुनेंगे, क्योंकि मैंने उनको उस तरह का संस्कार दिया है। मैंने बताया कि मैं तुम्हारा आदर्श नहीं हूं, तुम्हारा पापा हो सकता हूं, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा आदर्श नहीं हूं। तुम मेरे जैसा मत बनो, तुम मुझसे अच्छा बनो। पहले अच्छा इंसान बनो, फिर कुछ अच्छा करने का सोचो। जैसा कभी हुआ है सर, मान के चलिए आपका वाइफ जिला परिषद है, वहाँ के किसी अधिकारी अगर बात नहीं सुन रहे तो आपको वाइफ बोले कि देखिए ना, मेरा ये अधिकारी बात नहीं सुन रहे, थोड़ा सा आप फोन करके मेरा काम करवा दीजिए, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, बातचीत चलता रहता है। मेरा जैसे हमेशा आपके साथ भी होता है? हाँ जी, जैसे झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ में भी हम हैं, काफी एक्टिव हैं, प्रवक्ता के पद पर अभी हैं। तो सभी पदाधिकारियों से मेरा बहुत अच्छा तालमेल, बहुत अच्छा। आप किसी भी डिप्टी कलेक्टर रैंक के BDO, CO, DTO, SDO कहीं भी बात करेंगे तो शायद ही मेरा कोई नकारात्मक बात बोलेगा, क्योंकि मैं सबके साथ रहता हूँ, अच्छा व्यवहार है। तो उस तरह से भी समस्याएं हल हो जाती है। और ऐसा है ना कि पदाधिकारी, मैक्सिमम पदाधिकारी जो मैं जानता हूं, काम करना चाहते हैं। कुछ पेचीदा सवाल हो तभी काम नहीं करते हैं, तो बात करने से हल हो जाता है। कभी
मेरे पास अगर कोई शिकायत आए तो पत्नी के माध्यम से उसको हल करवा लेते हैं, जो उनके स्तर का है। कभी उनका उनका कोई काम है, उनके पास कोई समस्या आ गया, मेरे स्तर का है, तो उसको हम डील कर लेते हैं। ये पति तो पत्नी के बीच में ये रिश्ता भी है, हाँ हाँ, हमेशा दूसरों घर में पब्लिक होता के है। लिए, हाँ, पब्लिक के लिए हम लोग काम करते रहते हैं। अच्छा, चुनाव से पहले आप यहाँ पर आए हुए हैं, चुनाव जैसे पार होता है सर, आप हम लोग अब कार्य क्षेत्र पर आपका बात करना चाहते हैं। आप तुरंत आईटी देवप्रभा कंपनी से उनके कार्य पर, उनके कार्य तो जांच पर आप भिड़ जाते हैं, कहते हैं वे हटाओ, तो उस प्रक्रिया में क्या कहेंगे सर? लगातार उस हम लोग उस घटनाक्रम को हम लोग शुरू स्टार्टिंग से देखते आ रहे 2 सालों से, पहले भी सीओ आए थे, या पॉलिटिकल प्रेशर हो या डीसी संज्ञान लिए, लेकिन अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है सर। आप आए, संज्ञान लिए, लगातार आप उस में लगे हुए हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं सर, हल नहीं हुआ है। एक्चुअली कानून में हमको भरोसा है जी। और बोलते हैं ना, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो, तुम निडर हटो नहीं। तो कानूनी प्रक्रिया मतलब कागजी प्रक्रिया तुरंत शुरू कर देते हैं। किसी से डायरेक्ट कन्फ्रंट करने का जरूरत नहीं है कि आप जाइए उसको गाड़ी को रोक दीजिए, उसका चाबी लूट लीजिए, नहीं। प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया जो होता है, और जैसे आपने जिस कंपनी के बारे में बोला है और बीसीसीएल है, जी। तो मेरे यहाँ वाद भी चल रहा है और वाद अंतिम चरण में है। हमको लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर ही उसका ऑर्डर भी आ जाना चाहिए। अभी हमने सरकारी अधिवक्ता को मंतव्य के लिए भेजा है, क्योंकि बीसीसीएल भी भारत सरकार का उपक्रम है, तो डायरेक्ट हम लोग उस पर कोई एक्शन लेने के पहले कानूनी मंतव्य लेते हैं। तो हमको लगता है कि 2-4 दिन में मंतव्य आ जाएगा, उस पर फाइनल ऑर्डर भी हो जाएगा। 2-3 सवाल सर कार्य क्षेत्र का एक ही साथ हम पूछ लेते हैं। कल शाम में कुछ ग्रामीणों के साथ बैठे थे हम, वो कह रहे थे बेलगड़िया में रसीद म्यूटेशन नहीं कटता है, जमीन खरीद बिक्री बंद है। दूसरा, बलियापुर में सर अवैध खनन भी चलता है। ये 2 सवाल सर हम बात कर रहे थे, घूम रहे थे, तो कह रहे थे कि सीओ से इंटरव्यू है, तो इन सवाल पूछ लीजिएगा। 2 सवाल का उत्तर सर एक ही साथ दीजिएगा। जिनका भी एक्चुअली बेलगड़िया में जो पुनर्वासित हैं, जी। वो झरिया से आए हैं, तो उनका जो भी सर्टिफिकेट बनना हो या जमीन का जो भी काम है, तो झरिया अंचल से रिलेटेड है। अब झरिया अंचल में उनको क्या समस्या है, कभी मेरे पास लोग नहीं आए हैं बेलगड़िया। गुलमारा रहती जमीन सर। अच्छा, गोलमारा का रहती जमीन का वहाँ रसीद म्यूटेशन नहीं करता, खरीद बिक्री बंद है। शायद वहाँ सर्वे नहीं हुआ है, जैसा हम जान पा रहे हैं, सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन उनका भी रसीद कटता है। हम लोगों ने एक मंतव्य लिया था विभाग से भी, और उसमें है कि सर्वे में उनका पुराने सर्वे के आधार पर चढ़ा के रसीद काटा जा सकता है। तो उस तरह का जो आते हैं 2-4 को तो मैंने काटा है रसीद। अवैध खनन पर सर, अवैध उत्खनन पे बात करें कि अभी देखिए बागमारा में ही कोई घटना घटी है, तो कल ही मैंने, मेरे पास जो टास्क फोर्स का जो ग्रुप है, मैंने कल ही उसमें मैसेज किया है कि अगर मेरे क्षेत्र में भी कोई इस तरह का रैट होल माइनिंग या इलीगल माइनिंग है तो कृपया आप लोग सूचित करें। उसमें बीसीसीएल पुलिस सारे पदाधिकारी लोग जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही मैसेज आएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करें। हवाई पट्टी में हम लोग गए थे सर, तो वहाँ कुछ छात्र लोग बोल रहे थे कि सीओ सर बहुत अच्छे हैं, सुबह सुबह आते हैं दौड़ने के लिए, तो हम लोग सबको अपना अपना नंबर दे दिए, पर्सनल नंबर, और कहते हैं कि कोई परेशानी होगी तो फोन कीजिएगा। और लगातार हम लोग रनिंग करते हैं तो हमसे बातचीत करते हैं, कोई भी छात्र हो, छात्राएं हैं, तो बहुत अच्छे हैं। ये सब अपने रिकमेंड किए हैं कि बहुत अच्छे हैं सीओ सर। अभी तो स्टूडेंट देखिए, पहली बार जब यहाँ पे ज्वाइन किए थे तो डेली 40-50 स्टूडेंट्स, खाली स्टूडेंट का भीड़ लगा रहता था जी। कभी उससे बहस हो रहा है, कभी उससे बहस हो रहा है, थोड़ा कम धैर्य होता है बच्चों के पास। तो मैंने हेल्प डेस्क बनाया, और आप देखेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक हेल्प डेस्क में एक व्यक्ति निश्चित रूप से रहता है। मैंने कहा कि उससे देखिए काम करने में भी बाधा होता है। अब 10 बच्चा जा रहा है कर्मचारी के पास, तो भी काम नहीं कर पा रहा, मेरा पहले करिए। तो हेल्प डेस्क से जो है बहुत समाधान हुआ है, और जो भी बच्चे आते हैं उनका हेल्प डेस्क में हम लोग क्या समस्या लिखते हैं, वो समस्या को फिर ऑफिस में सर्कुलेट कर देते हैं मैसेज को। पहली बार ऐसा सीओ आए जो हम लोग के साथ इतना घुल मिल गए। अच्छा, और डेली 2-3 बच्चों का मैसेज आ जाता है, फोन करते हैं, हम बोले यार बाबू मैसेज कर दो, क्योंकि हमेशा उतना हम लोग नहीं बात कर पाते हैं, व्यस्तता रहती है, तो मैसेज कर दो। मैसेज जैसी करते हैं, मैंने ऑपरेटर को बोला है कि मेरा जो मैसेज आएगा उसको तुरंत करोगे, समझो कि अर्जेंट है, तभी मैंने मैसेज किया। ऑपरेटर तुरंत उसको क्लियर कर देता है। तुरंत हमको लगता है कि सेम डे या 2 दिन में उसको थैंक्स का मैसेज उधर से आ जाता है। तो इस तरह से बच्चों को कोशिश करते हैं कि बच्चों को कम से कम दिक्कत ना हो। अच्छा, विभाग में सर एक अंतिम सवाल है। विभाग में जैसे मान के चलिए कार्यालय में बैठे हैं, कोई काम नहीं हो रहा या किसी का नहीं हो रहा, तो ऐसे आते हैं लोग से, सर कुछ लेन देन कर लीजिए, मेरा काम करवा दीजिए, या आपको नहीं बोले डर से किसी कर्मचारी को बोलते हैं। ऐसा हम लोग देखे हैं, सुने हैं।
लेकिन ऐसा आपके पास डायरेक्टली कोई आता है क्या? मेरा देखिए छवि ऐसा है जी। कि डायरेक्ट कभी इस तरह का कोई बात नहीं करते हैं, और करप्शन एक अनिवार्य बुराई है निश्चित रूप से। इससे पूरा समाज पीड़ित है, हम लोग भी पीड़ित हैं। हमारा भी फाइल कहीं जाता है, हमारे भी छोटे भाई हैं, बहन है, कहीं पढ़ते हैं, ये करते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उससे पाला पड़ता है। लेकिन करप्शन जो है एकदम बेहद व्यक्तिगत है। एक काम को कोई पदाधिकारी हंसते हंसते कर देता है, दूसरा पदाधिकारी उसको नहीं करता है। तो ये व्यक्तिगत मामला है, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर किन्हीं को ऐसा लगे कि मेरे नाम पे कोई पैसा मांगता हो या कहीं से वसूली हो रहा है, तो जरूर उसकी सूचना दें। इसीलिए हम पब्लिक से जुड़े रहते हैं, ताकि हमको मैसेज मिल जाएगा। हमको कोई भी घटना होता है तुरंत मैसेज मिल जाता है। कहीं अगर कॉलेज के बाद 2 लड़का मारपीट भी किया तो पुलिस से पहले मैसेज हमको मिल जाता है। चूंकि स्टूडेंट लोग से परिचय है, तुरंत कॉल करेगा, सर यहाँ देखिए ना मारपीट हो रहा है कॉलेज के गेट पर। तो अगर इस तरह का रहेगा कि मेरे नाम पे कोई कहीं उगाही कर रहा है, पैसा मांग रहा है, तो निश्चित रूप से हमको मैसेज आ जाएगा। इस सवाल को क्वाइट भी कर सकते हैं सर आप, पॉलिटिकल में इंटरेस्ट है? हम लोग तो पॉलिटिकल के अंडर में ही काम करते हैं, उसी वातावरण में करते हैं। रिटायर होने के बाद भविष्य की बात कर रहे हैं हम। नहीं, अभी तो है कि जो दायित्व आपके है, पॉलिटिकल में है। हाँ, उनका अपना काम है। जो दायित्व है उसको बेहतर तरीके से निभाना। अपनी पत्नी को ही बोलते हैं कि जो आपको दायित्व मिला है, वो बोलते हैं भविष्य में इस क्षेत्र में नहीं रहेंगे, बहुत परेशानी होती है। लेकिन मैंने कहा कि जब तक आप हैं, एक तो उस कुर्सी की मर्यादा रखिए, और दूसरा जो आपको दायित्व है, आपके ऊपर जो लोगों का भरोसा है, विश्वास है, उसको आप फुलफिल करने का पूरा प्रयास करिए। क्या संदेश दीजिएगा सर युवाओं को, जो छात्र है, जो गरीब बच्चे हैं, जैसे आप संघर्ष किए वैसे और भी कई प्रवीण सिंह है जो फील्ड पे संघर्ष कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज दीजिएगा सर? ये युवाओं के लिए ही संदेश है कि आप मेहनत करें, लगन से करें, एक टारगेट बनाए कि हमको ये करना है, और धैर्य नहीं खोना है। आजकल के युवा बड़ा जो है ना, कभी कभी बहुत दिल को दुख देता है कि आई क्विट, मतलब सुसाइड तक कर लेते हैं। क्या मतलब, उससे क्या फायदा क्या है? मम्मी पापा मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाया, मैं जा रही। तो बच्चों को थोड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा। अरे क्या है भाई, मान ले कि आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बढ़िया से तैयारी करे, हो गया तो कोई बात ही नहीं। नहीं हुआ तो आगे देखिए ना। आप मेरे साथ देखिए कि कई परीक्षाओं में मैं फेल हुआ हूँ। मैंने पूरा जी जान लगा दिया था। बीसीओ की बहाली निकली थी, ब्लॉक कोऑपरेटिव अफसर का, मैं उसमें क्लर्क था। मुझे लगा कि क्लर्क है तो एक रैंक ऊपर जाएंगे, सुपरवाइजर। जेपीएससी में हो नहीं पा रहा था, 2-3 बार दिया था। तो बीसीओ के लिए मैंने पूरा जो उसका कोर्स था पूरे रट गया था, लेकिन बीसीओ मेरा नहीं हुआ। एमओ की बहाली निकली थी, नहीं हुआ। विधानसभा असिस्टेंट की बहाली निकली थी, मैंने पूरा ताकत लगाया था, नहीं हुआ। सचिवालय असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में छट गया। ये हाईकोर्ट वाले में तो बहुत जगह कुछ कुछ दूर जाकर के छट गया। दरोगा में अल्टीमेटली सिलेक्शन हुआ, फिर इधर आए। तो ऐसा नहीं है कि छोटा नहीं मिला, हो सकता है बड़ा आपका इंतजार कर रहा हो। मैं तो देखा है कि बहुत ऐसे हैं जो दरोगा की दौड़ में नहीं सके, आज बहुत बड़े नेता बने हुए हैं या फिर बड़े अफसर बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका रेलवे में नहीं हुआ, बैंक में नहीं हुआ, क्लर्क में नहीं हुआ, या जेपीएससी में नहीं हुआ तो आप आगे नहीं कर सकते हैं। आगे हो सकता है कि आपको बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल गया एसडीएम का। हाँ, 10 बार अगर फेल होते हैं, मैं तो लगता है 50 बार फेल हुआ हूँ। मुझे याद है कि मैं लगभग उस समय काउंट कर रहा था तो 70-72 एग्जाम में दिया था, रेलवे बैंकिंग सब मिला करके। 70-72 में सोचिए कि 60 में तो फेल हुआ, किसी में उसके बाद पीटी हुआ, किसी में मेंस हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ। तो इस तरह से दौर चला बहुत सारा। मैं माइनिंग में भी एडमिशन लिया था पॉलिटेक्निक करके। तो कई पड़ाव आएंगे, सफलता असफलता वो जीवन का पार्ट है। ऐसा नहीं कि हम डिप्टी कलेक्टर बन गए तो मेरा जीवन यहीं तक था। उसके आगे भी एक से पड़ाव है, फिर आगे आपको अच्छा करना है, इस पद पे रह के अच्छा करना है। तो निश्चित रूप से धैर्यवान युवाओं को बनाना होगा आज के युवाओं को। तो ये प्रवीण सर थे, इनकी बातों को सुने, काफी लंबा समय है। जितने बातों को हम लोग करना चाहिए था हम लोग किए, काफ़ी संघर्ष किए हैं। किसान का बेटा है, हाथ में झोला लेकर बस्ते में ले जाकर पढ़ाई किए हैं, और आज देखिए बड़े विभाग को संभाल रहे हैं। अभी सीईओ हैं, एसडीएम बनेंगे, तो कार्य क्षेत्र भी बड़ा हो चुका है, जिम्मेदारी भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। बाकी बहुत ही, हम अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में बात करें तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। हमेशा बलियापुर में छात्र से मिलते हैं,
लोगों से मिलते हैं, गरीब लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। शायद ही हम लोगों से भी बात करते हैं तो कहते हैं शायद ही ऐसा कोई सीईओ थे या आए होंगे जो इतना अच्छे व्यक्ति हम लोग को मिले हैं। पता नहीं क्या हम लोग का किस्मत है, बहुत अच्छे व्यक्ति हम लोग को मिले हैं। सीईओ सर हमेशा छात्रों से मिलते रहते हैं। बाकी इनके बातों को सुने, कितने संघर्ष करने के बाद, कितने एग्ज़ाम को फेल करने के बाद आज इस पद पर आसीन हैं और एसडीएम भी एसडीएम का भी इनको पदभार मिल चुका है। बाकी मिलेंगे अन्य खबर पर। जोहार।